लद्दाख में भारत के सख्त रुख के आगे चीन को झुकना पड़ा। गलवान घाटी में चीन के सैनिक पीछे हटना शुरू हो गए हैं। इसी जगह पर 15 जून को हुए खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी ने रक्षा मामलों की स्थायी समिति की एक भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। राहुल गांधी लगातार राष्ट्र के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। विकास दुबे पर इनामी धनराशि बढ़ाकर अब 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। कानपुर पुलिस ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर इनामी धनराशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.5 लाख रुपए करने पर सहमति दी। यूपी के कानपुर एनकाउंटर मामले में बड़ा खुलासा। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे मौके पर पहुंचे। पुलिस वालों को विस्फोटक से उड़ाना चाहता था। विकास के घर से बम बनाने का सामान और हथियार मिले। विकास दुबे और उसके साथियों पर आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। विकास दुबे का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहा है कि उसे कई नेताओं ने संरक्षण दिया। कानपुर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर ने इस वीडियो को खारिज किया है। विधायक ने कहा कि ये वीडियो फर्जी है, कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। कानपुर की घटना के बाद पुलिस से भाग रहा विकास दुबे किसी अदालत में सरेंडर कर सकता है। इस आशंका को देखते हुए यूपी पुलिस ने प्रदेश की सभी अदालतों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही वहां पर निगरानी बढ़ा दी गई। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस उसे सरेंडर से पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहती है। कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में एसएसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। निलंबित होने वालों में एसआई कुंवरपाल, कृष्णकांत शर्मा और सिपाही राजीव शामिल है। ये तीनों चौबेपुर थाने पर तैनात थे। तीनों की कॉल डिटेल में विकास दुबे से बातचीत सामने आई। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे उसके सभी कामों में शामिल थी। विकास की अधिकतर संपत्ति ऋचा दुबे के नाम पर ही है। आरोप है कि विकास की दहशत के दम पर ही वो जिला पंचायत सदस्य बनी। जब भी पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करती तो एनकाउंटर के डर से ऋचा इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल कर देती थी। यूपी के औरैया में बाईपास पर लखनऊ नंबर की एक इको स्पॉट कार खड़ी हुई मिली। ये कार किसी अमित दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। गाड़ी के अंदर चाबी और कई संदिग्ध कागजात मिले हैं। पुलिस को शक है कि ये कार कानपुर घटना के अपराधी विकास दुबे की हो सकती है। पुलिस कार जब्त कर उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 33 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट तैयार की। राज्य में फिर से ऑपरेशन क्लीन शुरू किया जाएगा। नई लिस्ट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ब्रजेश सिंह का नाम शामिल है। दिल्ली दंगों की जांच को लेकर स्पेशल पुलिस का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक दंगों से पहले जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक मेंबर के खाते में विदेश से लाखों रुपए आए थे। इस खाते में पहले ओमान और फिर यूके से रुपए भेजे गए। स्पेशल सेल ने कमेटी मेंबर के घर से 2.5 लाख रुपए के कैश भी बरामद किया। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वकील सलमान खुर्शीद ने इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं को एक जगह सूचीबद्ध करने की अपील की, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई 13 जुलाई तक टाल दी। नेपाल की राजनीतिक स्थिति पर अब भी सस्पेंस कायम है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की आज होने वाली बैठक एक बार फिर से रद्द हो गई। अब ये बैठक 8 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड अब तक अपने मतभेद दूर नहीं कर पाए। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने 85वें जन्म दिवस पर अपने विज्ञान गुरु अमेरिकी भौतिक विज्ञानी डेविड को याद किया। उन्होंने इस पर एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग भी की। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने अनुयायियों को बताया कि उनका जन्म दिवस किस तरह से मनाएं। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में निर्देशक संजय लीला भंसाली पूछताछ के लिए मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस उनसे सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के संबंध में पूछताछ करेगी। सुशांत की आत्महत्या का राज जानने के लिए पुलिस लगातार फिल्मी हस्तियों से पूछताछ कर रही है। केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़ी हुई 40 वेबसाइट पर पाबंदी लगा दी है। ये फैसला अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के चलते लिया गया। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तान समर्थक ग्रुप है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पहले देसी सोशल मीडिया ऐप अलाइनमेंट्स को लॉन्च किया है। लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। लॉन्चिंग के कुछ ही घंटों में लाखों लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। अभी ये ऐप 8 भाषाओं में है। मौसम विभाग ने एक बार फिर महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अनुमान के मुताबिक मुंबई के कुछ इलाकों समेत ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र और गोवा तट पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 24,248 नए मामले सामने आए हैं और 425 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,97,000 हो गई है। इनमें से 4,24,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,53,000 लोग अब भी संक्रमित हैं। देश में अब तक कुल 19,693 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि लगभग 72,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील दोहराई। देश की संरक्षित इमारतों को आज से लोगों के लिए खोल दिया गया। इनमें प्रवेश के लिए खास गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। अभी सिर्फ ई टिकट जारी होंगे। सभी पर्यटकों को मास्क पहनना होगा, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा। दुनिया भर में प्रसिद्ध आगरा के ताजमहल को फिलहाल लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा। आगरा में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या को देखकर आगरा प्रशासन और पुरातत्व विभाग ने बैठक की, जिसके बाद यह तय किया गया कि ताजमहल को फिलहाल बंद ही रखा जाए। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि चरम पर पहुंचने के बाद कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सामुदायिक जिम्मेदारी से ही कोरोना को कम करना होगा। सभी को इसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि इसमें लोगों का पैसा है, लेकिन अदूरदर्शिता के चलते पीएम केयर्स फंड से घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर खरीदे गए। ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। केरल में कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का अगले 1 साल तक पालन करना होगा। केरल सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन जुलाई 2021 तक करना होगा। बिना सरकारी इजाजत के कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। सावन महीने के पहले सोमवार पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक भी किया। दिल्ली में चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लाइन लगी। सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क की चेकिंग के बाद ही मंदिर में उन्हें एंट्री दी गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के रास्ते अलग अलग किए गए। यूपी में गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। प्रशासन ने सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए सभी को बारी बारी से मंदिर में प्रवेश दिया। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र और जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन के पहले सोमवार पर महाकालेश्वर मंदिर पर भस्म आरती की। पुजारियों ने विधि विधान के साथ मंत्र पढ़कर शिवलिंग पर भस्म का लेप किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। सावन के पहले सोमवार पर विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालु उमड़े। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मंदिर के आसपास बैरिकेडिंग की गई थी, जिनके जरिए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। इस दौरान मंदिर के आसपास सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम थे। कश्मीर घाटी में हिमालय की पवित्र गुफा से बाबा अमरनाथ की आरती का लगातार दूसरे दिन सीधा प्रसारण किया गया। आरती में पुजारियों के अलावा सुरक्षा बल और प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से पहली बार इस आरती का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में भी सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अधिकतर लोग मास्क पहनकर मंदिर पहुंचे थे। श्रद्धालुओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाया। यूपी के बहराइच जिले में नाग और नेवले की लड़ाई का वीडियो सामने आया है। फखरपुर क्षेत्र में बीच सड़क पर हुई इस लड़ाई को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे सड़क पर जाम लग गया। वाहनों के हॉर्न की आवाज सुनकर नेवला तो वहां से भाग गया, लेकिन नाग फन फैलाए काफी देर तक सड़क पर ही रहा। उत्तराखंड के पौड़ी में कुत्तों और छिपकली के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है।
कुछ युवकों ने पास के जंगल में बनाया है इस वीडियो को। कुत्तों के हमले से बचने के लिए छिपकली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती दिख रही है। यूपी के फतेहपुर जिले में एक हाथी बेकाबू हो गया। दरअसल साधु संत गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांग रहे थे। इतने में उनके साथ चल रहे एक हाथी को गुस्सा आ गया। हाथी ने एक बाइक को फेंक दिया, कई पेड़ तोड़ डाले। वन विभाग ने बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में गलवान में शहीद लांस नायक जोगिंदर सिंह की प्रतिमा लगाई गई है। इसके साथ उनके नाम से एक स्मारक द्वार भी बनाया गया। शहीद जोगिंदर हिमाचल के ऊना जिले के रहने वाले थे। लांस नायक जोगिंदर सिंह 1962 में चीन से हुई जंग में गलवान में शहीद हुए। भारी बारिश के चलते मुंबई का पवई झील पूरी तरीके से भर गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। आशंका इस बात की है कि ये पानी मीठी नदी का जलस्तर बढ़ाएगा। मीठी नदी के किनारे बसे लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। यूपी के गाजियाबाद में बीती शाम एक फैक्ट्री में धमाका हुआ। इस विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। इस फैक्ट्री में बर्थडे पर इस्तेमाल करने वाली मोमबत्तियां बनाई जाती थी। मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर ने मानवता की मिसाल पेश की। गंभीर हालत वाले एक मरीज को बचाने के लिए डॉक्टर ने अपना रक्तदान किया। फिलहाल मरीज खतरे से बाहर है। पंजाब के जालंधर में टिड्डी दल से निपटने के लिए प्रशासन हेलीकॉप्टर की मदद ले रहा है। जिले के गांव में टिड्डियों पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर से दवा का छिड़काव किया जा रहा है। पिछले 3 हफ्ते से किसान टिड्डियों से बेहद परेशान हैं। राजस्थान के बीकानेर में कोरोना संक्रमित मरीजों ने खास अंदाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया। कोरोना केयर सेंटर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम शादी के ही दिन एक दुल्हन की हत्या कर दी गई। दुल्हन मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर गई थी। अचानक एक व्यक्ति ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक युवक ने काफी देर तक हंगामा किया। लोगों ने बताया कि शराब नहीं मिली तो वो टावर पर चढ़ गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उसे किसी तरह नीचे उतारा। पवित्र अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू हो सकती है। हर दिन सिर्फ 500 श्रद्धालुओं को इजाजत होगी दर्शन की। हालांकि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इस बार काफी कम दिनों के लिए यात्रा को अनुमति मिलेगी। कर्नाटक के बेंगलुरु जिले में भारी बारिश की वजह से जमीन का एक हिस्सा धंस गया। इस वजह से एक घर को भी काफी नुकसान पहुंचा। 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने मृतकों के घर वालों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है। जियांगशी में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। बाढ़ की वजह से अब तक 3.5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। लोगों को ऊंचे इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के स्वतंत्रता दिवस पर गोल्फ का आनंद लिया। उनका काफिला वर्जीनिया प्रांत में बने हुए ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब में पहुंचा, जहां पर ट्रंप ने गोल्फ खेला। ट्रंप ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण में कट्टरवादी लेफ्टिस्ट की हार के लिए अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की। अमेरिका के एरिजोना में लोगों ने रैली निकाली। ये लोग कोरोना काल में जारी प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया। सामाजिक दूरी का भी किसी ने ख्याल नहीं रखा। एरिजोना के कोरोना अस्पतालों में 90% बेड फुल है। अमेरिका में श्वेत नागरिक की हत्या के बाद लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जॉर्जिया प्रांत में लोगों ने काले कपड़ों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि सरकार अपनी नस्लवादी सोच को खत्म करे और पुलिस सिस्टम में सुधार करे। टर्की में एलजीबीटी समुदाय की प्राइड परेड संकट में फंस गई। टर्की के प्रशासन ने ऐसी परेड निकालने वालों को सजग रहने के लिए कहा। वहां लोगों ने देश में समलैंगिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करवाने के लिए अभियान शुरू कर दिया।